हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेज किस तरीके से भारत में अपना प्रसार करते हैं। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो कहा गया कि ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी, लेकिन जब 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया तो कहा गया कि ये तो अंग्रेजों की सैन्य कुशलता है। अंग्रेजों ने जब बक्सर का युद्ध जीत लिया तो उसके बाद उन्होंने भारत पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से शासन करने का प्रयास किया। इसी को देखते हुए उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया। पहली प्रेसिडेंसी है कलकत्ता, दूसरी बंबई, तीसरी मद्रास। इन प्रेसिडेंसियों का शासन अर्थात शासन का संचालन कैसे हो रहा है, समस्त गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक गवर्नर नाम के अधिकारी की नियुक्ति कर दिया। चीजें ठीक चल रही थी। कुछ समय बाद ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड नॉर्थ। उसको पता चला कि कंपनी में एक बड़ी मात्रा पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसने एक गुप्त समिति का गठन कर दिया और उससे कहा, आप भारत में जाइए, अध्ययन करिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। कंपनी ने भारत में आकर के अध्ययन किया और फिर पीएम के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में माना गया कि कंपनी में भ्रष्टाचार बड़े मात्रा पर व्याप्त है, इस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने एक एक्ट बनाया जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसका मतलब है रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। आइए अब रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते और समझते हैं। सबसे पहला हमें जिस टॉपिक की चर्चा करना है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको समझना है। रेगुलेटिंग एक्ट में कितनी चीजें हैं, क्या है, मैं आपको सारी चीजें एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ाऊंगा। अब पैटर्न बदलिए आप लोग पढ़ने का। वो ढेर सारा लिख लिख कर पढ़ने का तरीका पुराना हो गया। थोड़ा मॉडर्न एज में आइए, थोड़ा शॉर्ट नोट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिए। तो बात करते हैं 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इसमें सबसे पहली बात क्या थी ये आपको जानना है। सबसे पहला काम इसने किया, इसने कहा कि जो हमारी कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, क्या है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, ये क्या करेगी, ये 2 प्रेसिडेंसियों पर नजर रखेगी। एक आपकी बंबई और एक आपकी मद्रास। इन प्रेसिडेंसियों पर अधिकार रखेगी, अर्थात इन दोनों प्रेसिडेंसियों को इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यहां पर आपके गवर्नर का शासन, यहां पर आपके गवर्नर का शासन, लेकिन कलकत्ता में एक गवर्नर जनरल को बिठा दिया गया। अर्थात 2 चीजें निकल के आई। अब यहां गवर्नर का पद खत्म करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और इस गवर्नर जनरल का पद बनते ही सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनता है वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये आपके सबसे पहले कलकत्ता के गवर्नर जनरल बनते हैं। सबसे पहला काम जो किया। दूसरा काम इसने किया, इसके तहत जो है 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। और इस सुप्रीम कोर्ट में आपके 4 जज थे, ठीक है। एक थे आपके इम्पे, जिनका पूरा नाम है एलिजाह इम्पे। दूसरे थे हाइड, चेम्बर और लास्ट है लिमेस्टर। ये इसके सीजे थे, चीफ जस्टिस थे। एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। हाइड, चेम्बर, लिमेस्टर 3 अन्य सदस्य थे। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई।
अब आपसे पूछेगा हुई तो, लेकिन कहाँ हुई? तो ये आपको याद रखना है, ये कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसको कहाँ स्थापित किया गया प्यारे? कलकत्ता में स्थापित किया गया। यहां तक मुझे लग रहा है आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बता दीजिएगा, नोट करते हुए आप सभी को चलना है, ठीक है। चलिए, एक काम और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको बता देता हूं, यहाँ लिखूंगा नहीं। यहाँ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को लिखा जाएगा, ठीक है। कंपनी में कुछ ऐसे कर्मचारी आए हुए थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनसे कहा गया अब आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस दौरान शासन हमारा चलता रहा और इसी के दौरान 1781 में आपको देखने को मिला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जो दूसरा आपका आया प्यारे, वो आया 1781 में, जिससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ चीजें बहुत ज्यादा खास नहीं थी, बस इसमें केवल एक काम किया गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना है। ये पहली चीज तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है अब वो विधि बना सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि जो हमारा गवर्नर जनरल है इसको दिया गया विधि बनाने का अधिकार है। ये जो विधि है इस विधि को निर्मित करने का अधिकार दिया गया। इससे कहा गया आप बंगाल, आप बिहार और आप उड़ीसा के लिए विधि बनाइए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे आप लोगों को नोट्स बनाना है। इससे कहा गया कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए आप क्या बनाएंगे? आप विधि बनाएंगे, ठीक है। यहां तक किसको अगर दिक्कत है तो बताइएगा। और जब चीजें इतनी हो गई तो इसके जस्ट बाद जो आपका अगला एक्ट आता है वो सभी को पता होगा, उसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर हम लोग समझते हैं, बहुत बहुत आराम से समझेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, PIA शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। इस एक्ट के द्वारा भी बहुत सारी चीजें कानून के रूप में बनाई गई और ये भारत के समक्ष देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए एक एक चीज को समझते हैं बहुत आराम से। इसने सबसे पहला काम कहा कि जो कंपनी है इसके जो कर्मचारी हैं इनसे कहा गया कि अब आप उपहार नहीं ले सकते हैं। अर्थात कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे पहला काम ये किया गया। दूसरा काम इन्होंने किया, जो कंपनी है इसके कार्य को डिवाइड कर दिया दो भागों में, एक तो BOC और एक आपका COD। BOC और COD, इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोलते हैं, इसे बोलते हैं नियंत्रक मंडल, हिंदी में नियंत्रक मंडल, और इसे बोलते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। और इसमें आपके 6 सदस्य थे, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, नियंत्रक मंडल था, इसमें 6 सदस्य थे। इसके बारे में एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूं, आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लीजिए तब
जब ये हो गया, बीओसी और सीओडी बन गया, तो तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि भारत में, जो भारत है, भारत में पहली बार द्वैध शासन की इसकी नींव यहीं से पड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की नींव कब से पड़ती है, तो ये आप देख रहे हैं ना, शासन को दो भागों में तोड़ दिया गया। तो भारत में द्वैध शासन की नींव आपको यहीं से देखने को मिलेगी। यही आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, जो आगे चल करके 1800 53 के तहत एक सदनीय विधानमंडल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अभी आगे पढ़ाऊंगा, 1919 में यही आगे चलकर दो सदनीय विधानमंडल में टूट जाता है, जिसमें एक केंद्रीय विधानसभा, एक राज्य परिषद के रूप में जानी गई। ठीक है, एक तरफ आपके जो केंद्रीय विधानसभा थी 145 सदस्य थे, दूसरी ओर जो राज्य सभा या राज्य परिषद थी वहां आपके 60 सदस्य थे। आगे चल करके इनके सदस्यों से कहा गया आप विधि बनाइए, तो इन्होंने कहा हम विधि तो बनाएंगे, लेकिन विधि बनाने के लिए हमको कोई स्थान चाहिए, कोई घर चाहिए। तो जो संसद है आपका, उसका शिलान्यास किया गया। 12 फरवरी 1921 को शिलान्यास करने वाले थे ड्यूक ऑफ कनॉट, और फिर 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे वो है 1793 का चार्टर एक्ट। यहाँ दो काम होता है। चार्टर एक्ट की शुरुआत यहीं से होती है। पहला, जो कंपनी है, ठीक है, इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, कहा गया जो बीओसी के सदस्य हैं, कितने सदस्य थे ऊपर बताया हूं, 6 सदस्य। अब इनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय राजस्व से इनका वेतन दिया जाएगा। ये आप लोगों को जानना है। ठीक है, ये 1793 के चार्टर एक्ट की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। और 5वें नंबर पर आया आपका प्यारे साथियों 1813 का चार्टर एक्ट। और इसके तहत सबसे पहले कंपनी के साथ क्या हुआ, तो कंपनी से कहा गया अब आपका एकाधिकार हम खत्म करेंगे। एकाधिकार क्या कर दिया गया, खत्म। लेकिन दूसरा कहा गया आप चीन और प्लस जो भारत है इसकी चाय पत्ती के साथ आपका एकाधिकार बना रहेगा। आपका जो एकाधिकार है वो बरकरार रखा जाएगा। अर्थात कंपनी से कहा गया अब आपका एकाधिकार खत्म होता है सिर्फ चीन और भारतीय चाय पत्ती के व्यापार के एकाधिकार को छोड़ करके। दूसरा पॉइंट यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा और साहित्य के विकास में खर्च करेगी। किसके विकास में, शिक्षा और साहित्य, इनके विकास में उसको क्या करना है प्यारे, खर्च करना है। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब 1 लाख रुपए हर वर्ष भारत के शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए खर्च करेगी। तीसरा जो पॉइंट निकल करके आया वो और महत्वपूर्ण था, जो ईसाई मिशनरी हैं, ठीक है, ईसाई मिशनरी, इनसे कहा गया अब आप भारत में क्या कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। क्या दिया गया, ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार की छूट। ठीक है, प्रचार और प्रसार इसकी क्या दे दी गई, इनको छूट की। अब आप जाइए अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार करिए, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को
आपको ईसाई बनाना है, यही आपका लक्ष्य है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताने का प्रयास करें। एक लास्ट काम किया गया जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूं। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर करारोपण कर दिया गया। अब जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपको इस चार्ट में दिख रही हैं। इतनी ही चीजों पर आपको फोकस करना है, इतनी ही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी एक बार आप लोग रूपरेखा ऐसे बना लीजिए, ऐसे समझ के पढ़ने का प्रयास करिए। और दूसरा पॉइंट, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। एक बार दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं प्यारे साथियों अपने अगले टॉपिक पर। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर और देखते हैं। अगला टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए 1833 के चार्टर एक्ट की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। वहां से भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रयास हमारा कैसा लगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, बाकी किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या लग रही हो तो आप निश्चिंत भाव से कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्यारे साथियों हम लोग अगले टॉपिक की, जिसे हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्यारे साथियों बात करने वाले हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा, कह सकते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या क्या चीजें हुई इसको हमें समझना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हुआ, इसमें कहा गया कि जो आपका बंगाल है प्यारे साथियों, बंगाल में उस समय बैठता था गवर्नर जनरल। इसे कहा गया कि अब इसको हम लोग खत्म करते हैं और अब हम लोग कहेंगे इसे भारत का गवर्नर जनरल, अर्थात इसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल जो आपको देखने को मिलते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, चलिए ये आपके पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। दूसरी चीज आपको जानना है कि जो 1833 है, यहां विधि से संबंधित दो चीजें हैं। जो विधि है 1833 से पूर्व इसको क्या कहा जाता था? इसे विनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विनियम। और 1833 के बाद से इसे अधिनियम कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? अधिनियम के रूप में इसे जाना गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो विधि है उससे पूर्व उसे विनियम कहते थे, 33 के बाद इसे अधिनियम के रूप में जाना गया। यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट होता है यहां से कि शासन का केंद्रीकरण हमें देखने को मिला। केंद्रीकरण देखने को मिला। और कैसे मिला? ये शासन का जो केंद्रीकरण हुआ, कहा गया कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनसे विधि बनाने का अधिकार क्या हो गया? इनसे विधि का अधिकार ले लिया गया। विधि का अधिकार क्या कर दिया गया? वो छीना गया। और छीनने के बाद उसे किसे दिएगा? भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो थी, इनको विधि का अधिकार था, वो विधि बनाने का अधिकार इनको छीन लिया गया, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अर्थात इस तरीके से कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के केंद्रीकरण की जो पहली बार शुरुआत है
वो 1833 के चार्टर एक्ट से हमें देखने को मिलती है। इतना समझ में आया आपको? चलिए, इसी के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो चौथा काम होता है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में क्या होता है? गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थाई विधि सदस्य जोड़ा गया। विधि जो सदस्य है उसको जोड़ दिया गया, और ये जो पहला अस्थाई विधि सदस्य है ये था मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। ये आपको याद रखना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मैकाले किस अधिनियम के तहत जो है पहला अस्थाई विधि सदस्य बना था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इस मैकाले के बारे में जानिएगा। 1834 में मैकाले ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। क्या किया? जो मैकाले है इसने एक क्या किया? विधि आयोग का गठन किया। क्या किया? जो विधि आयोग है इसका क्या कर दिया प्यारे? इसने गठन। इस विधि आयोग में 4 सदस्य थे, यम ए, मैकाले, मैक्लियोड, मिलेट, एंडरसन। और ये जो मैकाले था ये इसका था अध्यक्ष। इस शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा, मैकाले, मैक्लियोड, मिलेट, एंडरसन। लिख देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। ये था मैकाले, ठीक है, मैकाले, मैक्लियोड, ठीक है, मिलेट और एंडरसन। और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने भारत के लिए बनाया आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो 6 अक्टूबर 1860 को बन करके तैयार हो गई। इन्हीं 4 सदस्यों ने मिलकर के 6 अक्टूबर 1860 को विधि आयोग के द्वारा क्या बनाया गया? हमारा आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड 6 अक्टूबर 1860 को बनाया गया। ठीक है, दूसरा काम मैकाले ने 1834 में किया था। ठीक है, जो दूसरा काम है वो क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में था। शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या ले आया? ड्रेन थ्योरी। क्या ले आया प्यारे? ड्रेन थ्योरी लाया। और इसमें कहा गया कि जो शिक्षा का भाषा का माध्यम है वो प्यारे अंग्रेजी रहेगा, अर्थात हिंदी भाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी। ड्रेन थ्योरी, या इसे ही हम लोग छनन का सिद्धांत भी कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं? छनन का सिद्धांत भी कहा जाता है। 1833 के तहत आपकी कुछ प्रथाओं पर रोक लगाई गई। जो प्रथाएं हैं आपकी, इन पर रोक लगाई गई। पहला जिसमें है सती प्रथा, सती प्रथा, बाल प्रथा, और तीसरा है प्यारे ठगी प्रथा। क्या है? ठगी प्रथा। इन 3 प्रथाओं पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत रोक लगा दी जाती है। और आपसे पूछता है, नोट करके लिखिएगा प्यारे, 1843 में दास प्रथा जो थी इस पर रोक लगा दी जाती है। तो जो दास प्रथा है, या जो दास प्रथा है आप कह सकते हैं, इस पर क्या हुई? दास प्रथा पर रोक लगा दी गई 1843 में। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, 33 में सती प्रथा, बाल प्रथा, ठगी प्रथा आप कह सकते हैं। 43 में आप कह सकते हैं, इसको यही मैं लिख देता हूं कि जो दास प्रथा है, इस दास प्रथा पर प्यारे क्या कर दिया गया? इस पर रोक लगा दिया जाता है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और इसमें बचा है, ठीक है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। इसके तहत क्या हुआ था? इसी के तहत कंपनी के नियोजन और नियुक्ति, ठीक है, क्या था मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं।
जो अगला पॉइंट बचा है मैं उसको आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कहा गया कि कंपनी के अधीन, जो कंपनी है प्यारे, इसके अधीन दो काम, एक तो नियोजन और एक नियुक्ति। इन दोनों कामों में अब जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कह सकते हैं जाति, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट बचता है चार्टर एक्ट से जुड़ा हुआ 1853 का चार्टर एक्ट, जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको आप लोग एक बार जल्दी से नोट डाउन करना चाहें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन अवश्य कर लें। चलिए जल्दी से हम लोग एक टॉपिक और बचा है, देख लेते हैं 1853 का बाबू चार्टर एक्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1853 का चार्टर एक्ट। ये लास्ट चार्टर है आपका जो आया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 1853 में हमने क्या देखा था, चार्टर एक्ट देखा था। इसके तहत सबसे पहला काम हुआ, कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य था आपका, इस विधि सदस्य को प्यारे क्या कर दिया गया, इस विधि सदस्य को प्यारे स्थायी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया प्यारे, जो कंपनी के कार्य थे उनका विभाजन किया गया। तो कह सकते हैं कंपनी के जो कार्य हैं इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक, और दूसरा आपका विधायी। इन दो कार्यों में इसको क्या कर दिया जाता है प्यारे, डिवाइड कर दिया जाता है, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य। विधायी कार्य की चर्चा आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां सिर्फ हम लोग प्रशासनिक कार्य की चर्चा पढ़ेंगे। सिविल सेवा में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, सिविल सेवा में कह सकते हैं जो सिविल सेवा है इसमें क्या होगा प्यारे, इसमें भारतीय भाग ले सकते हैं। और इसके तहत मैंने आपको बताया था एक सदनीय 12 सदस्यों का क्या बनता है, विधान मंडल। क्या बनता है, विधान मंडल देखने को मिला। 12 सदस्यों का एक सदनीय विधान मंडल देखने को आपको मिल जाएगा। विधायी क्षेत्र में एक सदनीय विधानमंडल देखने को मिला, और प्रशासनिक क्षेत्र में सिविल सेवा में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। कहा गया कि अब भारतीय भी सिविल सेवा में भाग ले सकते हैं। इसी के तहत होता क्या है, 1857 में आपकी क्या हो जाती है प्यारे, 1857 में आपकी प्यारी हो जाती है क्रांति, ठीक है। क्रांति होती है, उस समय पीएम थे आपके लॉर्ड पामस्टन। कौन था, पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, ये पीएम थे। क्या थे, पीएम थे। लॉर्ड पामस्टन आपके पीएम थे। इन्होंने एक विधेयक ले आया और उस विधेयक को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा। जो पामस्टन साहब थे इन्होंने एक जो है विधेयक सदन के समक्ष रखा और कहा गया कि इस विधेयक में ये बात लिखी थी अब पूर्ण रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में शासन करना चाहिए, कंपनी से अधिकार पूरा छीन लीजिए। अब इनका जो विधेयक है, कहा जाता है इनका जो विधेयक है प्यारे साथियों, ये पेश कब हुआ था, 12 फरवरी 1858 को ये पेश हुआ, लेकिन कहा जाता है ये पास नहीं हो पाया। और जब ये पास नहीं हुआ तो ये क्या दे दिए, इस्तीफा दे देते हैं। और जब इन्होंने पामस्टन ने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस्तीफे के जस्ट बाद जो पीएम बने वो पीएम बनते हैं लॉर्ड डर्बी। और जब लॉर्ड डर्बी आपके पीएम बनते हैं तो इन्होंने महारानी से
उसी पर क्या करवा लिया, दस्तखत करवा लिया, उसी विधेयक को पास करवा लिया। और कब करवाया, 2 अगस्त 1858 को, ये डेट पूछा जाता है। 2 अगस्त 1858 को पीएम लॉर्ड इरविन ने महारानी से उसे जो विधेयक पेश किया था उस पर हस्ताक्षर करवा लिया, और जैसे ही हस्ताक्षर करवाया इसका नाम पड़ गया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। प्यारे, अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1858 से 1935 भारत शासन अधिनियम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।